my dear students, in the class of English method. Today my subject is teaching of English method and my subtopic is teaching of English grammar and translation. So today we shall study about the topic method of teaching English, then grammar, method of teaching grammar. तो देखिए सबसे पहले आपको देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इसमें बताए गए हैं. तो नंबर 1 इसमें दिया हुआ था ट्रेडिशनल मेथड है. मेथड्स के जो ये हैं कितने मेथड हैं, टाइप्स ऑफ मेथड यहाँ पर हैं ये आपके टीचिंग ग्रामर के. तो पहला आपको मेथड दिया गया ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा आपका है इनफॉर्मल मेथड, ठीक है ना, और तीसरा आपका है द रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड, रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड, और चौथा आपका है द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछे जाते हैं आपको है कि ये टाइप्स ऑफ मेथड बताइए, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर या टाइप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, टाइप्स मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर. तो आप टाइप्स ऑफ मेथड में टीचिंग ग्रामर में लिखेंगे नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड, नंबर 2 इनफॉर्मल, और नंबर 3 रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड, और नंबर 4 हमारा द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड. अब इसका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे. तो देखिए सबसे पहले आपका आता है द ट्रेडिशनल मेथड. तो अंडर दिस मेथड द टीचर टीच ग्रामर विद द हेल्प ऑफ ए ग्रामर बुक है. इस मेथड में, इस सिद्धांत में टीचर जो है ग्रामर की जो बुक होती है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक, यानी जो व्याकरण की बुक होती है, व्याकरण की जो किताब होती है, उसकी मदद से छात्रों को ग्रामर पढ़ाता है इस मेथड के माध्यम से, इस मेथड से. अंडर दिस मेथड द टीचर टीच, अध्यापक पढ़ाता है या ग्रामर को पढ़ाता है अध्यापक विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक, व्याकरण की जो बुक है उसकी मदद से छात्रों को टीचर पढ़ाता है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकिंग, जिसमें कौन कौन सी जो स्टेप्स हैं वो ली जाती हैं, कौन कौन सी निम्नलिखित स्टेप्स को जो है हम फॉलो करते हैं. तो नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम्स. जो चीजें उसमें यूज होती हैं, तो ग्रामेटिकल आइटम्स को हम लेते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज एक्स्ट्रा. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कोई सेंटेंस हमने दिया इस बोला स्पीच है, हमने एक सेंटेंस आपको दिया या स्पीच दी, अब उसके हम पार्ट्स लिखा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है पार्ट्स पूछे गए हैं. तो स्पीच में सबसे पहले तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, सभी ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, उसके पहले भी हम जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसके पहले भी लगी होते हैं, जैसे आपके आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमाइनर, या उसके आगे भी हम जो है एडजेक्टिव्स जोड़ लेते हैं, जैसे गुड बॉय है तो ये आपका आर्टिकल डिटरमाइनर या एडजेक्टिव डिटरमाइनर है. उसी तरह से आपके जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं. प्रेडिकेट में आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, या ऑब्जेक्ट होता है, अन्य वर्ड भी होते हैं. तो सबसे पहले तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, स्पीच के पार्ट्स बताएंगे, है ना, ग्रामेटिकल आइटम्स में. नंबर 2 में आएगा आपका काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें इसके काइंड्स आएंगे, उसके प्रकार आएंगे, जैसे आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन. तो हमने यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा कर दिया. यानी देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. काइंड्स इसके कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या उसके अंदर पार्ट्स हो गए, लेकिन इसमें काइंड्स पूछे गए. पार्ट्स और काइंड्स में बहुत डिफरेंस होता है. तो पहले हमने पार्ट्स बता दिए अपनी स्पीच के, सेंटेंस के, उसके बाद में हमने काइंड्स. तो काइंड्स में सारे हमारे जो 8 काइंड्स ऑफ होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो वो 8 काइंड्स कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इस तरह से हमारे 8 ये होते हैं। तो ये बताएंगे। इसमें तो आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम्स, इसमें आप डेफिनेशन बताएंगे, उसकी परिभाषा को बताएंगे, परिभाषित करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, है उसके बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट ये होता है, प्रेडिकेट ये होता है, उसके डिटरमाइनर्स का यूज होता है, सब्जेक्ट का यूज होता है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बता देंगे। उसके बाद मान लीजिए इसी में हम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, सब इनकी डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, यूजेस है, ये सब है, ये अभी आगे। तो इसमें आप केवल क्या बताएंगे, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये चीजें ले लेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को बताएंगे, इनके एग्जाम्पल्स मान लीजिए इसके क्या यूज होते हैं, कहाँ पर अगर दिए हो तो हम कैसे इनको छांटेंगे, हैं तभी तो आप इसका सही जब यूज करेंगे, डेफिनेशन आपको मालूम होगी, तभी आप एग्जाम्पल भी और सेंटेंस में जहाँ यूज होंगे वहां आप छांट भी लेंगे। तो नंबर 3 में गिविंग एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में जो है आप काइंड्स बताने के बाद फिर एग्जाम्पल्स देंगे, हैं एग्जाम्पल्स देंगे। तो ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, वर्ब, प्रीपोजिशन क्या है, आप उनके एग्जाम्पल्स। उसके बाद एक्सरसाइज, फिर आप एक्सरसाइज करवाएंगे, हैं तो पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप इनको जो है बताएंगे ना, काइंड्स बताएंगे, उसके बाद में आप इनके एग्जाम्पल्स देंगे, फिर एक्सरसाइज देंगे। इस तरह से आपका ये ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा सेकंड जो है द इनफॉर्मल मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड है, इनफॉर्मल मेथड। तो इसमें अंडर दिस मेथड इज यूजफुल, दिस मेथड इज यूजफुल एट द इनिशियल स्टेज, ये हमारी इनिशियल स्टेज है? तो इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियल स्टेज में आप देखिए द डिसएडवांटेज इज दैट अंडर दिस मेथड, इसका डिसएडवांटेज देखिए आप, है इनिशियल स्टेज में क्या डिसएडवांटेज इसका है कि दिस मेथड ऑल रूल्स कैन नॉट बी टॉट, है क्या इसमें सारे रूल्स को नहीं पढ़ाया जा सकता क्या, या सारे रूल नहीं पढ़ा सकते या पढ़ाए जाते हैं। द एडवांटेज इज दैट अंडर दिस मेथड ऑल रूल्स कैन नॉट बी टॉट, यानी सारे रूल्स को, सारे नियमों को नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाया गया है, लेकिन नो सिस्टमेटिक नॉलेज कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, यानी यदि इसमें सारे रूल्स को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, तो उनको सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज नहीं हो सकती विद्यार्थियों में। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए है कि मतलब जो है सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें एक्सपर्ट होंगे, उनको नॉलेज गेन होगी। तो इसका डिसएडवांटेज यही बताया है, इसका जो क्या है, इसकी जो कमी है इसका एडवांटेज लाभ होता है, और इसमें क्या खामियां हैं तो ये बताएगी कि इसमें जो है बच्चों को रूल्स जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए बच्चों को क्या होता है कि नो सिस्टमेटिक नॉलेज कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको जो है सिस्टमेटिक जो नॉलेज है वो नहीं मिल सकती है, नहीं दी जाती है। इट इज टाइम एंड लेबर कंज्यूमिंग, इसमें क्या होता है, इसमें मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, इसलिए क्या होता है, इसमें जल्दबाजी में ग्रामर या रूल्स को नहीं पढ़ाया जा सकता है, और अगर ग्रामर को रूल्स और ये कायदे से पढ़ाए जाएंगे तो बच्चों में उसका बेनिफिट होगा, बच्चों को नॉलेज होगी, और अदरवाइज यही डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। अगर सिस्टमेटिक रूल्स नहीं पढ़ाए जा सकते, नहीं पढ़ाए गए, तो नो सिस्टमेटिकल नॉलेज कैन बी गिवन इन द स्टूडेंट्स टू द स्टूडेंट। अगला हमारा है द रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड, थर्ड। रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड में क्या बताया कि दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड इंसिडेंटल मेथड, इस मेथड को इंसिडेंटल मेथड भी कहा जाता है। इंसिडेंटल मेथड में क्या होता है कि विच
teaching the textbook, translating a passage or doing the composition work, complex structure, grammatical rules are explained. इसमें क्या होता है कि एक बुक से टीचर जो क्या करता है कि आपको एक पैसेज पढ़ाता है क्लास में, और उस पैसेज को पढ़ाने के बाद में वो उसको उसका ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट इनटू रीजनल लैंग्वेज यानी हिंदी, एंड ट्रांसलेट कराने के बाद में उसको जो भी डिफिकल्टीज होती हैं आपको समझा देगा। समझाने के बाद में आपको जो कंपोजिशन वर्क है जो बुक में होता है, कंपोजिशन वर्क कराएगा, है जो भी एक्सरसाइजेस दी होती है उसमें कंपोजिशन वर्क में आपका कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, है ग्रामेटिकल रूल्स जो भी आएंगे जो उसमें यूज हुए हैं वो सारे रूल्स जो है बताए जाए, है और एक एक्सप्लेन, और उनका एक्सप्लेन भी किया जाए, है उन रूल को एक्सप्लेन करके ठीक से बताया जाए। है तो सबसे पहले क्या करेंगे, है इस मेथड में, कोरिलेशन मेथड में, है सबसे पहले जो है आप किसी भी घटना का यानी जो है जो पैसेज पढ़ाया गया आपको, जिस चीज का उसमें जिक्र हुआ है उसको आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी में उसका अनुवाद बताएंगे, हिंदी में उसका अर्थ बताएंगे। उसके बाद उसका कंपोजिशन वर्क है वो चाहे आपका कॉम्प्लेक्स हो, स्ट्रक्चर हो, ग्रामेटिकल रूल्स हो या उसके जो है उनको सबको आप एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिशन वर्क में। तो इसके बाद हमारा चौथा आएगा द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होता है। ये हमारा आगमन और निगमन विधि होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर से ये हर मेथड में है और रूल पे ये मैं आपका इसमें मैथ और साइंस यानी साइंस के लिए तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए ग्रामर, इसीलिए इसको ग्रामर को भी कहा गया है कि ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर को भी जो आप जो है इसका साइंस का लैंग्वेज, इसको क्या कहा गया, ग्रामर इज द साइंस, भाषा का विज्ञान कहा गया है, लैंग्वेज ऑफ साइंस। ग्रामर इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, भाषा का विज्ञान कहा गया इसीलिए इसको। इसमें देखिए दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट बताया गया है कि डिडक्टिव मेथड इज यूज्ड इन टीचिंग साइंस सब्जेक्ट। यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का जो यूज है उपयोग है वो साइंस के सब्जेक्ट में, साइंस के विषय, विज्ञान के विषयों में इसका यूज किया जाता है। इट इज अप्लाइड इन टीचिंग ग्रामर आल्सो सिंस ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इसीलिए इसको ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा गया है कि व्याकरण भी भाषा का विज्ञान है, व्याकरण एक भाषा का विज्ञान है। और ये बताया कि इसका यूज मुख्य रूप से विज्ञान के विषयों में होता है। उसी प्रकार से साइंस इसमें हमारी लैंग्वेज में ग्रामर का यूज भी उसी प्रकार से होता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि अंग्रेजी व्याकरण भी भाषा का विज्ञान है। ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसमें भी यदि रूल्स, डेफिनेशन और रूल्स, एग्जाम्पल्स यदि नहीं बताए जाएंगे तो आपको ठीक से ये जो है आपके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा, लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। इसी में आपको जो है इसका प्रोसीजर भी होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में है। जैसे इंडक्टिव मेथड का आपका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को देते हैं। जैसे हमने किसी एग्जाम्पल को लिया, एग्जाम्पल बताया है, उसके बाद में हमने उसका एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद में हमने जो है उसका प्रेजेंटेशन किया, फिर बताया, फिर उसका यूजेस बताए है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। यानी एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम सिद्धांत की ओर चलते हैं इंडक्टिव मेथड में। और